नमस्कार। 10 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब सेशन में लोगों को मज़ा आ रहा है। पार्लियामेंट के सेशन में लोगों को मज़ा आ रहा है। टेलीकास्ट देखने में भी, जो सब्जेक्ट्स उठाए जा रहे हैं उसमें भी, बोलने वालों पर भी और उस पर कटाक्ष करने वालों पर भी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सेशन के बाद भाजपा के महान सदस्यों को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ रही है सेशन में क्या हुआ वो समझाने के लिए। जब 140 लोग सस्पेंड किए गए तब किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर नहीं समझाया कि इनको किस लिए सस्पेंड किया गया है और किस लिए इनको वापस सदन में आना चाहिए, किस तरह के बिल पास किए गए हैं। एक धनखड़ जी हैं और दूसरे बिरला जी। बहुत परेशान है सर। नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not क्या है? Leader of the opposition is expected to confine to the issue. आपके कंसेंट लेकर, आपको मनवा कर, आपके दिल को छूने तक हम ये बात करेंगे। आज 25 लाख युवा सड़कों पर Sorry, Pramod ji. उसके I साथ can't. जुड़े हुए Please, परिवार के it will, nothing will go on ये record now. सरकार Pramod ji, nothing will go on record. माइक तो दे दीजिए। माइक में बंद नहीं करता हूँ। पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा आपसे। ये जिस तरह से अपने अपने सदन की कार्रवाई चला रहे हैं, ये आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि इनका झुकाव किस तरफ है। अब इन सब से अलग आप संबित पात्रा भी माननीय सभा में पहुंच चुके हैं, लेकिन उनसे पहले जो राज्यसभा में उनके जोड़ीदार हैं वो हैं श्री सुधांशु त्रिवेदी। वो जिस तरह की बकवास कर सकते हैं, ऐसा बहुत कम पढ़े लिखे लोग यहाँ तक पहुँच पाए होंगे अपनी ज़िंदगी में। शुद्ध बकवास करने में उनका कोई सानी नहीं है। शायद संबित पात्रा उनके आसपास आते हों, लेकिन टीका लगाकर, स्वांग रचाकर जो ड्रामा सुधांशु त्रिवेदी इंटेलेक्चुअल बनने का कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। किसी को दूसरे से कोई प्यार नहीं होता। साइकोलॉजिकली सोचिए, आप अपने मन में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक खांचा बना के घूम रहे होते हैं और उस खांचे में जो फिट हो जाता है वही आपको अच्छा लगने लगता है। यानी आप दूसरों में अपने को देख रहे होते हैं, आप दूसरे को नहीं देख रहे होते। तो कोई दूसरे से प्यार नहीं कर रहा है। मैं ईमानदारी की बात कहूं, सब अपने से प्यार कर रहे हैं। और आजकल की युवा पीढ़ी को यह भी ध्यान रखना चाहिए, ये जो कहते हैं ना, आज तो उसके साथ प्रेम चल रहा था और फिर ब्रेकअप हो गया। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, प्रेम में ब्रेकअप नहीं हो सकता। जो ब्रेकअप हो जाए वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम में सांसें ब्रेक हो जाती हैं, ब्रेकअप नहीं होता है। अब देखिए, उनकी पूरी जो जिंदगी है, उनका पूरा जो अपना जो व्यक्तित्व है, वो पूरा मोदी जी के प्रधानमंत्री रहने पर टिका हुआ है। उनको जो भी फेवर मिलने हैं, जो भी उनके काम होने हैं, वो इनके प्रधानमंत्री बने रहने तक का ही खेल है। इसलिए वो दिन रात पानी पी पी कर नेहरू को सबसे पहले कोसते हैं। यहाँ पर सुनिए। लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का वो रिकॉर्ड जिसके ऊपर वो बहुत इतराते थे, उसकी बराबरी हो गई। उस समय गांधी जी की इच्छा के बावजूद किसी ने नेहरू जी को वोट नहीं किया, तो मैं कह सकता हूं आज खड़गे जी की स्थिति उस समय के नेहरू जी से बेहतर है। दो नेता जेल में चले गए तो इनको लगता है संविधान खतरे में आ गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 26 अप्रैल 1946 को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना था और उसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी थी, उस समय गांधी जी की इच्छा के बावजूद किसी ने नेहरू जी को वोट नहीं किया। तो 1946 में महात्मा गांधी ने क्या डिसाइड किया, किसको बनना है कांग्रेस प्रेसिडेंट, किसको नहीं बनना है, नेहरू जी को क्यों बनाया गया प्रधानमंत्री, ये सब आज डिस्कशन का विषय है। ये बताना जरूरी है कि नेहरू जी इतराते थे 3 बार प्रधानमंत्री बनने पर, कोई ऐसा इतरार नहीं रहते। हर बार उनको 350 सीटों से ऊपर सीटें आई, जो आज तक की भाजपा को नहीं आई हैं। 400 का हल्ला मचाया हुआ था, 250 भी नहीं पहुंच पाए। और जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब लोकसभा की
सदस्य संख्या सिर्फ 510, 508 ऐसे होती थी। आज 542 में आप नहीं ला पा रहे हो। तो नेहरू जी से और उनके समय से आज के समय को कंपेयर करना बहुत ही कठिन काम है। दूसरी बात, वो ये कहना नहीं भूलते कि हम जो काम कर रहे हैं आज, क्या ये पहले नहीं हुआ है? क्या पहले मुख्यमंत्री गिरफ्तार नहीं हुए हैं? क्या पहले सीबीआई का उपयोग नहीं हुआ है? अरे भाई, जब हो रहा था 2014 में, इसीलिए तो कांग्रेस सरकार गिरी थी, इसीलिए तो लोगों ने सरकार बदली थी कि नहीं? जो अव्यवस्था उस समय हो चुकी थी, जिस तरह के लोग चिपके हुए थे कुर्सी पर, उन्हीं को हटाने का ही तो जनता की मंशा थी। आज उस चीज़ को बार बार कहना क्या मतलब रखता है इसका? अगर मनमोहन सिंह का कार्यकाल आप देखें, उन्होंने कभी भी अटल बिहारी को नहीं कोसा। पुराने लोगों को तो छोड़ दीजिए, अटल बिहारी उससे पहले 6 साल तक प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जी ने एक शब्द अटल बिहारी के खिलाफ कभी भी रिकॉर्ड पे या उसके बाहर नहीं कहा, जबकि वो हर साल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे। और अभी माननीय प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़िए, किसी पत्रकार से मिलना तक पसंद नहीं करते जब तक कि उन्हें लिखी हुई स्क्रिप्ट न मिली हो इलेक्शन के पहले। मतलब कब आम चूसना है और कब बटुए में पैसे रखने, ये सब सवाल पूछे जाते हैं उनसे। तो इन दो चीज़ों को कंपेयर करना तो बहुत ही निकृष्ट काम है जो सुधांशु त्रिवेदी जी लगातार कर रहे हैं पिछले 10 साल से। नेहरू नेहरू ये वो, और अपनी हिस्ट्री और ज्योग्राफी और संस्कृत का ज्ञान बखारते रहते हैं, जिसकी की कोई ज़रूरत नहीं है। ना इसकी कोई पार्टी को इससे कोई फ़ायदा होता है, ना जनता को कोई फ़ायदा होता है। सिर्फ भौएं चढ़ाकर और ऐसे 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 करके कोई एक्टिंग करते हुए आप कुछ भी बोलते रहो, उससे जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा, सिर्फ आपको लाभ हो रहा है। आप अपने मालिक को खुश करने में लगे हुए हो, सिर्फ यही साबित होता है। एक पढ़े लिखे आदमी को ये समझना चाहिए, और इस तरह की दरिद्रता से जो चमचागिरी कर रहे हैं वो करनी बंद कर देनी चाहिए। दूसरे हैं वैष्णव जी, ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो रोने लगते हैं, और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि लीडर ऑपोजिशन का रोल कितना खराब कर दिया है राहुल गांधी ने। साथियों, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक बहुत ही जिम्मेवारी का पद होता है। हमारी संसदीय व्यवस्था में लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसे गरिमापूर्ण तरीके से करने वाले स्वर्गीय वाजपेयी जी, श्री अडवाणी जी, स्वर्गीय सुषमा जी, ऐसे ऐसे लोग रहे। राहुल जी ने पहली बार कोई जिम्मेदारी संभाली है। हमेशा ज़िंदगी में पावर एंजॉय करना लेकिन जिम्मेदारी नहीं रखना, लेकिन पहली बार जिम्मेदारी संभालने के बावजूद आज उन्होंने अति गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट्स दिए हैं। और कितने महान लोग उनसे पहले, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, ये सब लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते थे, और उनकी क्या परफॉर्मेंस होती थी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब सुषमा स्वराज भी थी, या लाल कृष्ण थे, या अटल बिहारी थे, तब भी आसंदी पे लोग वेल ऑफ द हाउस में आते थे, आसंदी पर आक्षेप लगते थे, तब भी घेराव होता था, वॉकआउट इससे ज़्यादा होता था। हर चीज़ पर संसद का घेराव होता था, हर चीज़, हर बात पर रेजिग्नेशन मांगा जाता था। तो ये वैष्णव जी जो कल तक नौकरी कर रहे थे, आज जिनकी नौकरी कर रहे थे उनके बारे में वो बता रहे हैं कि ये आराम से रहते थे और उनको अब पहली बार पद मिला है। आपको तो पहली बार पद मिलना मुश्किल था। अगर आप आज भी नौकरी चाकरी नहीं कर रहे होते तो आप किसकी चाकरी कर रहे हो आपके दिल को पता है। दूसरे तीसरे आदमी आए हैं उधर अरुणाचल प्रदेश से, किरण रिजिजू, जो ना हिंदी ना अंग्रेजी ना संस्कृत कुछ भी ठीक से नहीं बोल पाते, लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और वो सरकार का बचाव कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर कर रहे हैं। हमने 2004 से श्री राहुल गांधी जी को देखा है, तो कोई पद में नहीं थे, तो उसका व्यवहार भी बहुत हल्कापन और नाटकीय मजाक ऐसे चलते थे। ना वो मंत्री है, ना पार्टी का अध्यक्ष, ना कुछ नहीं, ऐसे
वहाँ पे उसको मौका देता था, हम लोग देखते थे ये सब। आज लेकिन क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए हैं और संवैधानिक पद पर है, तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो थोड़ा मैच्योरिटी से बिहेवियर में, उनके आचरण में कुछ सकारात्मक बदलाव होगा, ये हम उम्मीद कर रहे थे। आज जब लीडर ऑफ अपोजिशन नाते से उन्होंने जब अपना बात रखने शुरू किया, तो प्रधानमंत्री जी जैसे हमेशा करते हैं, एलओपी का भाषण में प्रधानमंत्री जी मौजूद रहते हैं, उसमें एक लेवल ऑफ डिबेट, लेवल ऑफ डिस्कशन होते हैं, संसद का एक गरिमा होते हैं। आज उनके भाषण के दौरान जो हमने देखा है, हमारे मन में इतना पीड़ा है। बार बार स्पीकर के चेयर से उसको बोला गया कि आप बात करते समय तर्क प्लस आपका पीठ स्पीकर के ओर ना दिखाए। रूल को पढ़ के भी सुनाया कि कोई भी सदस्य जब सदन में बोलते हैं तो आपका पीठ चेयरमैन और स्पीकर की तरफ नहीं दिखा सकते हैं। वो मोर की बार बार अपने एमपीज को एड्रेस कर रहे थे और पीठ बार बार स्पीकर को दिखा रहे थे, और फिर जब उसको कुछ बोलते हैं तो उसको सुना ही नहीं देता है। राहुल गांधी को सुनने का जो क्षमता है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी टेबल से, चेयर से कुछ भी उसको मैसेज देता है, बोला जाता है, उसका समझ में नहीं आता है। डिबेट का लेवल इस तरह गिर गया, हमने कभी देखा नहीं है। हम लोग नए नए एमपी बन के आए थे, अटल जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, आडवाणी जी, प्रणब मुखर्जी, कई लोगों का हमने देखा है, हम लोग सीखते थे। आज नए एमपी सीखने के लिए कुछ नहीं बचा राहुल गांधी से, क्योंकि आज एलओपी का हिसाब से जो उन्होंने एड्रेस किया, मुझे तो लगता है कि नए एमपीज को बोलना पड़ेगा कि इससे मत सीखो। तो ये सरकार काफ़ी थक चुकी है। 10 साल इसको बहुत ज़्यादा टाइम मिल चुका है। इस पूरे पहले सत्र में ही, पहले सेशन में ही लोगों को समझ में आने लग गया है कि ये 10 साल किस तरह से इन्होंने दबा के दूसरे लोगों को सदन से बाहर करके किसी मुद्दे पर डिस्कशन नहीं होने दिए थे। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे 700 किसान मर गए हों दिल्ली बॉर्डर पे, चाहे सीएए का मुद्दा हो, चाहे जिस तरह के भी चुनावी मुद्दे हों, चाहे नीट का मुद्दा जैसे अभी डिस्कस नहीं करना चाहते, अभी ये डिस्कस नहीं करना चाहते एम्प्लॉयमेंट का, अभी डिस्कस नहीं करना चाहते कि किसानों को कितनी एमएसपी दी जानी है, एमएसपी फिक्स करनी है कि नहीं, ये सब कुछ डिस्कस नहीं करना चाहते। मनमाने ढंग से इन्होंने 10 साल में जो अपने बिल पास किए हैं, उसका नतीजा है कि आज कल से ये 3 नए कानून लागू हो गए हैं। इसको भी जनता धीरे धीरे समझ जाएगी। वकील भी काफ़ी पेशेवर होते हैं, जजेस भी होते हैं, पुलिस वाले भी, वो अपने ढंग से इसको टैकल कर लेंगे। लेकिन अगर 100 साल 150 साल की कोई भी व्यवस्था अगर अपन बदल रहे हैं तो उस पर क्या पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होना चाहिए? इसीलिए ये सेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप चाहे राहुल गांधी का विरोध करें, चाहे समर्थन करें, लेकिन एक स्वस्थ परंपरा हमें लगता है कि वापस आनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ डिस्कशन होना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम ये बंद करना चाहिए। उसी को लेके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। ये इस तरह की बातें अब 10 साल बाद, और हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी बने और चीन से मुकाबला करें और फला ढंग का, वो सब इसलिए आपको कमर कस के काम के लिए तैयार होना चाहिए। अपने रेलवे को ठीक करना चाहिए, अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को ठीक करना होगा, धर्मेंद्र प्रधान क्या संभाल पाएंगे ये सोचना होगा। इन चीज़ों पर ध्यान दें और हम देखते हैं कि आगे सेशन इसी तरह लाइवली हो, इसी तरह मुद्दे उठें जनता के और उनका कुछ निष्कर्ष निकले। सिर्फ दोनों सेशंस में ऐसी बात हो कि वाहवाही लूटें और एक दूसरे की बुराई करें, वो वहाँ तक ये बात सीमित ना रहे। लेकिन हमें उम्मीद है कि आगे के सेशंस बहुत इंटरेस्टिंग होंगे और सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग अब अपनी औकात समझकर अपनी चमचागिरी की हदों में ही रहेंगे। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।